अब तक आपने सुना कि रमानाथ कर्जे के डर से और अपनी सरकारी नौकरी में गबन करके घर से भाग चुका है और वे कलकत्ता में एक दीनदयाल नामक बूढ़े के पास रहता है और उसने अब अपनी एक चाय की दुकान भी कर ली है, जिससे उसकी आमदनी अच्छी खासी हो जाती है। दूसरी ओर रतन के पति वकील साहब की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वह उसे इलाज के लिए कलकत्ता ही ले जाती है, लेकिन वे ठीक नहीं हो पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनका शव काशी में लाया जाता है। उनके दाह संस्कार के लिए वकील साहब के भतीजे मणिभूषण को बुलाया जाता है। शोकातुर रतन को घर बार की सुधि न थी और ना ही खाने पीने की। वकील साहब का भतीजा मणिभूषण बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख और कार्यकुशल था। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, सबसे उसने मेलजोल बढ़ा लिया और सारा लेन देन वही देखने लगा। मणिभूषण की नज़र वकील साहब की संपत्ति पर थी और धीरे धीरे वे सारी संपत्ति अपने कब्जे में करता जा रहा था, किंतु रतन को इसका जरा भी आभास ना था, क्योंकि वे वकील साहब के जाने के बाद वैरागी सी हो गई थी। उसका हृदय बहुत ही कोमल हो गया था। यहाँ तक कि जब मणिभूषण ने बंगला बेचने की बात कही तो रतन ने उसके लिए भी हामी भर ली। तो क्या रतन मणिभूषण के इरादे जान पाएगी? जानने के लिए सुनते हैं आगे की कहानी। बुढ़िया मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती, रमा दुकान पर नहीं है। अगर वे बैठा होता तो किसी कूली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वह ना होता तो लपकी हुई जाती और जल्दी से बोझ उतारकर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भाप ना सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगह रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट ना मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है, उस वक्त 1-2 देने पर भी जगह न मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को ना सही, रात को तो निकलता ही हूं। पुलिस चाहती तो क्या रात को ना पकड़ लेती? फिर मेरा वह हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफी है। यो मन को समझाकर वे 10 बजे घर से निकला। देवी दिन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी, कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वे नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूस ही हो, मेरी ओर ध्यान से भी देख रहा है। यों सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं उसे संदेह हो रहा। यहाँ और सभी सामने ताक रहे हैं, कोई यूं सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहाँ तो सामने देखना चाहिए। लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है शायद कोई खुफिया ही। उसका साथ छोड़ने के लिए वे एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता न था, नहीं उसी पर बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामाखां सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वहीं पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की कि ये पगड़ बांध लिया, और बंधी भी कितनी बेतुकी।
एक टीले सा ऊपर उठ गया है। ये पगड़ी आज मुझे पकड़ावेगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी, ये उल्टे और तमाशा बन गई। हाथ तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है। शायद शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जल्पा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा न होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके ओसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ ऐसी शशंक हो गई और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वे कुछ इस तरह दूसरे सिपाहियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मंजीवी आंखें क्यों चौंकती। एक ने अपने साथी से कहा, यो आदमी चोर ना होए तो तुमरे टांगन ते निकट जाइब कस। चोरन की नाई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेह तो हमऊ का हुई रहा। फुरे कहे पांडे, असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जियो पगड़ी, जरा इधर आना। तुम्हारा नाम क्या है? रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे? मैं क्या चोर हूं? चोर नहीं, तुम सहा हो। नाम क्यों नहीं बताते? रमा ने एक क्षण आगा पीछा में पड़कर कहा, हीरालाल। घर कहाँ है? घर? हाँ, घर ही पूछते हैं। शाहजहांपुर। कौन मोहल्ला? रमा शाहजहांपुर ना गया था, ना कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने धमकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, जगह झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो। चलो थाने। ये कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है? कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती है। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवीदीन इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। यह जमाव देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, हे जमादार, ये क्या करते हो? यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़े लिए जाते हो? तीनों कांस्टेबल देवीदीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं यह? कब से? देवीदीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेसी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे। रहने वाले भी वहीं के हैं। मेरे साथी तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है? देवीदीन ने सिटपिटाकर कहा, नाम इन्होंने बताया ना होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकालकर कहा, जान परत है तुम मिले हो, नाम काहे नहीं बतावत हो इनका? देवीदीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रोब न जमाना पांडे, समझे? यहां धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, अब बूढ़े बाबा, तुम तो खामखा बिगड़ रहे हो। इनका नाम क्यों नहीं बतला देते? देवीदीन ने कातर नजरों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों? एक घर का एक ससुराल का? तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाम है रमानाथ, बतावत है हीरालाल। सबूत हुए गवाह। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। शुभे की बात तो है ही, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्को सो है।
एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर आ गया। रमा को अब उनके साथ चुपचाप चले जाने ही में अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी न हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवी दीन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या यह सहारा भी हाथ से निकल गया? पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा थे, गोरे से, शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायब दरोगा थे। यह सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडोल सुगठित शरीर, सिर पर केश था, हाथों में कड़े। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सावला, लंबा आदमी था, कोड़ी की सी आंखें, फूले हुए गाल और ठिगना कद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा, छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कश लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा। इनमें से किसी को अप्रूवर बनना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी। हलफ से कहता हूँ, सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा। उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, थोड़ी और मोहलत लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दरोगा भी उसके साथ ही चले गए। दरोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दरोगा जी, लाइए कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को सुबह पर गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद का रहने वाला है। पहले नाम और सैनत दोनों गलत बतलाई थी। देवीदीन खटीक जो नुक्कड़ पर रहता है, उसी के घर ठहरा हुआ है। जरा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दरोगा, वही है ना जिसके दोनों लड़के? सिपाही, जी हाँ, वही है। इतने में रमानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर किया गया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा, ये इलाहाबाद का रमानाथ है। खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो। कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया। सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती न की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था। हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपए जमा न कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ ना कहा, नहीं तो इतने रुपए इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल ना था। जब कुछ बस ना चला तो वहां से भागकर यहाँ चला आया। इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दरोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है। क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे फाके मस्तों का वहां कहाँ गुजर।
दरोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रमा झेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दरोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवीदीन, हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नजर रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दरोगा, बच्चा सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवीदीन, मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दरोगा, जानता है इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवीदीन, हुजूर भूल चूक आदमी से ही होती है, जवानी की उम्र है ही, खर्च हो गए होंगे। ये कहते हुए देवीदीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दरोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवीदीन, कुछ नहीं है हुजूर, हुजूर को पान खाने को। दरोगा, रिश्वत देना चाहता है? क्यों, इसी इल्जाम में भेज दूं? देवीदीन, भेज दीजिए सरकार, घर वाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दरोगा, अब इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो, जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम है। देवीदीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है, ये गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दरोगा, बकबक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवीदीन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। बुढ़िया से मांग जाके। कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर, लड़कों का हाल जानते ही हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी 7 धाम किए चला आता हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ। दरोगा, तो अपनी गिन्नियां उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवीदीन, आपका हुक्म है तो लीजिए जाता हूँ, धक्का क्यों दिलवाइएगा। दरोगा, कांस्टेबल, इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख ले। देवीदीन के होठ आवेश में कांप रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विह्वल हो गई हो। वे 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दरोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा। रमा अभी वहीं खड़ा था, उसकी ये ममता देखकर रो पड़ा। बोला, दादा, अब तुम हैरान ना हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो, मेरे भी यहाँ होते तो इससे ज्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवीदीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो भैया, जब रुपए पर आई तो देवीदीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ, अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा। दरोगा जी, अभी भैया को हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए की फिक्र करके थोड़ी देर में आता हूँ। देवीदीन चला गया तो दरोगा जी ने सहृदयता से भरे स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक, तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी? रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है हुजूर। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियां लावें। रमानाथ, अगर लाई भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहता, आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दरोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है। रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्द पीस लूं उतना ही अच्छा। मैंने समझा था मैं पुलिस की नज़रों से बचकर रह सकता हूँ, अब मालूम हुआ कि 8 पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दरोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज के दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर पलटे, तब नम्रता से बोले,
अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवी दीन के रुपए भी बच जाएं और तुम्हारे ऊपर भी आंच ना आए तो कैसा? रमा ने अविश्वास के भाव से कहा। ऐसी तरकीब कोई है? मुझे तो आशा नहीं। दरोगा, अभी साईं के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूं। आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी? दरोगा, नहीं, बिल्कुल सच्ची। बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे, म्यूनिसिपैलिटी के पंजे से तो छूट जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे। यूं अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा ना होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दरोगा जी ने डकैती का वृतांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था। यह तो झूठी शहादत हुई। दरोगा, मुआमला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को ना फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। भाई फिर झूठ कहाँ रहा? डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते। बस और कोई बात नहीं। यह मैं मानता हूँ कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वे अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा की जरूरत ही ना थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनिसिपैलिटी अभियोग न चलाएगी और उसे कोई जगह अच्छी मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस की गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला, मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग न फंस जाएं। दरोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा? अब मजाल है म्यूनिसिपैलिटी चू कर सके। गोजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको मुआफ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफीनामा दे दिया जाएगा साहब। और नौकरी? दरोगा, वह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस गिरोह के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दरोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब डींगे हाकी। इस आदमी का यूं पता लगाया, इसकी सूरत देखते ही भाप गया कि मगरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूकती है हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और जहीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार ना होगा। कहीं इसे ये शुबा हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, यह तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दरोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू की। डिप्टी, क्या बोला? कहता है यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, यह कैसा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता। इसने नाम तो नहीं बदल लिया? दरोगा, कहता है म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, यह तो बड़ी ताज्जुब की बात है। आदमी बोलता है हम रुपया लेकर भागे, म्यूनिसिपैलिटी बोलती है कोई रुपया गबन नहीं किया।
ये आदमी पागल तो नहीं है? दरोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी ना मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दरोगा ने फिर नंबर मिलाया। सवाल जवाब होने लगा। आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जी हाँ था। वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? नहीं जी, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए। बात क्या है? पुलिस तो लाल भुजक्कड़ है, जरा दिमाग लगाइए। दरोगा, यहाँ तो अकल काम नहीं करती। यहीं क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने मिजान लगाने में गलती की, डरकर भागा। बाद को मालूम हुआ कि तहवील में कोई कमी ना थी। आई समझ में बात? डिप्टी, अब क्या करना होगा साहब? चिड़िया हाथ से निकल गई। दरोगा, निकल कैसे जाएगी हुजूर? रमानाथ से ये बात कही ही क्यों जाए? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने न दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जावेगा ही। कोई ना कोई जरूर उसकी तलाश में आवेगा। किसी को ना आने दे। तहरीर में कोई बात ना लाई जाए। जबानी इत्मीनान दिला दिया जाए। कह दिया जाए कमिश्नर साहब को मुआफीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है। इंस्पेक्टर साहब से भी राय ली जाए। इधर तो ये लोग सुपरिटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे। उधर 1 घंटे में देवी दीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दरोगा जी तो साहब के पास गए। देवी दीन ने घबरा कर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवी दीन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया कि 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र ना हुआ। सरकार से 500 ही तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी। और क्या वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे? आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।